जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और जिस तरीके से तालिबान ने जो है अफगानिस्तान को कैप्चर किया है और उसके बाद से जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में कई संकट देखने को मिल रहे हैं। हमने अपनी पहली रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में ड्राई फ्रूट्स को लेकर संकट देखने को मिल रहा है। और अब दूसरी बात की जाए तो ड्रग्स जो है उसको लेकर एक बड़ी चुनौती जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो पंजाब है वहां पर भी एक खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ इस समय विनय शर्मा जी हैं जो कि एसएसपी हैं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के। इनसे बात करेंगे। सर, मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान की बात करें, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ओपियम का, और कहीं ना कहीं ये एक खतरा जम्मू कश्मीर को सीधा सीधा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तालिबान ने कैप्चर किया है तो जम्मू कश्मीर में पहले ही हम देख रहे हैं कि नार्को टेरर जो है वो कहीं ना कहीं उसे बढ़ाने की लगातार कोशिश हो रही है। क्या मानते हैं कि जो तालिबान का कैप्चर हुआ है अफगानिस्तान पर उससे खतरा और ज्यादा बढ़ गया है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। अफ़गानिस्तान जो है वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोड्यूसर है ओपीएम का। 80% से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है ओपीएम की वो अफ़गानिस्तान में होती है। जबकि हेरोइन के सबसे ज़्यादा लैब्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के जो जॉइंट कंट्रोल्ड एरिया, जहाँ कंफ्यूजिंग एरिया है, फाटा वाटा वाला, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस वाला, खैबर पख्तूनख्वा, उन एरियाज़ में लैब्स बहुत ज़्यादा हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ होती है, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है वहाँ पर आज तालिबान का कब्ज़ा है, ये भी एक सत्य है। इसमें मैं आपको बताऊँ खतरा कितना है, वो आपको उसके लिए आप थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। अगर आप देखें तालिबान जब 1996 से 2001 तक वहाँ पर अफ़गानिस्तान में सत्तारूढ़ थी, तो 96 से लेके 2000 तक 4 साल लगातार अप ट्रेंड मिले थे हीरोइन की कल्टीवेशन के और प्रोडक्शन के और सप्लाई के। यानी कि हीरोइन जो थी वो पैदावार और उसकी प्रोडक्शन और स्मगलिंग बढ़ी थी। केवल 2000 एक ऐसा साल था जब इसकी प्रोडक्शन जो थी बहुत कम हो गई थी। उस टाइम उन पे यूएन का बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था और उसके रिस्पांस में सैंक्शंस को अवॉइड करने के लिए तालिबान ने एक फतवा जारी किया था, और उसके रिस्पांस में वहाँ पर प्रोडक्शन बड़ी कम हो गई थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि उनके कार्यकाल में प्रोडक्शन बहुत बढ़ी हुई है, और जब उन्होंने चाहा है इसको कंट्रोल करना तो कंट्रोल भी किया है। अब अगर आप ट्रेंड देखें कि तालिबान जो है 2015-17 और 2020-21 का अगर ट्रेंड देखें कि तालिबान कैसे सत्ता तक पहुंचा, तो उसमें यूएनओडीसी एक यूनाइटेड नेशंस ऑफिस अंडर कंट्रोल जो है वो इसका डाटा वगैरह मेंटेन करता है, यूनाइटेड नेशन की संस्था है। तो उनका डाटा ये बताता है कि 2017 से लेकर 2020 तक 80% से ज़्यादा जो ड्रग लॉर्ड्स थे, जो ड्रग के कल्टीवेटर्स थे, उन्होंने स्पॉन्सर और फिनांस किया है तालिबान को। यानी कि तालिबान का सत्ता तक पहुंचने का जो रास्ता था वो ड्रग लॉर्ड्स के फाइनेंस के थ्रू होता हुआ गुजरा है। और तालिबान जो है अगर आप देखेंगे वो कुछ नहीं है, एक अमलगम है बहुत सारे वहाँ के अफ़गानिस्तान के जो वॉर लॉर्ड्स हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स जो वहाँ के हैं, वो सारा मिले हुए, जब मिल के एक उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी है तालिबान, जिसको हम तो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही अभी तक कहते हैं। अभी तक हमने उसको मान्यता भी नहीं दी है। तो बहुत सारे वॉर लॉर्ड्स मिल के उन्होंने तालिबान बनाया हुआ है। अफ़गानिस्तान का एक कल्चर ऐसा है कि वहाँ पर वॉर लॉर्ड्स जो हैं उनकी सोर्स ऑफ इनकम कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखेंगे कि अफ़गानिस्तान में अगर उनकी इकॉनमी आप अंडरस्टैंड करेंगे तो उनकी इकॉनमी में 40% से ज़्यादा जो उनकी जीडीपी है वो ओपीएम बेस्ड है। उनके पास और जो सोर्स ऑफ इनकम है वो उनकी एग्रीकल्चर आती है, कहते हैं 12 से 15% वहाँ पर वीट, राइस वगैरह कल्टीवेशन होती है। कुछ ओर्स माइनिंग वगैरह वगैरह, ये भी एक उनका सोर्स ऑफ इनकम है। कुछ उनकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह प्रोडक्शंस हैं। तो आज अगर आप देखेंगे कि तालिबान जो है, तालिबान के पास फाइनेंसिस रहे नहीं है। उनके सारे के सारे फाइनेंसिस जो थे अफ़गानिस्तान के वो सारे फ्रीज़ हो चुके हैं, अमेरिका ने फ्रीज़ किए हुए हैं। तालिबान के पास पैसा नहीं है, और तालिबान जो है सपोर्ट लेके, ड्रग लॉर्ड्स की सपोर्ट लेके वो सत्ता तक आया है। तो ये हमें पूरा अंदेशा है कि जिनकी सपोर्ट से वो सत्ता तक पहुँचे हैं तो वो डेफिनेटली वो उनको पैट्रोनेज भी देंगे। तो अगर उनको उन्होंने पैट्रोनेज दी, यानी कि अगर उनको उन्होंने अपना आशीर्वाद अगर ड्रग लॉर्ड्स पे रखा, तो हमें ये पूरा इम्कान है, अंदेशा है कि आने वाले दिनों में ड्रग्स का चैलेंज जो है बढ़ेगा। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में जो ड्रग्स है उसका खतरा ज्यादा बढ़ जाए। हम पहले भी देख रहे हैं कि लगातार जो है नार्को टेररिज्म जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। पिछले दिनों ही हमने देखा था कि एक बड़ी खेप पकड़ी गई थी। पर अगर बात करें आपकी फोर्स की, तो किस तरीके से इस पर जो है काम करना शुरू कर दिया है? क्योंकि जरूरी है कि पहले ही एक पूरा मैप जो है, रोड मैप जो है वो तैयार हो जाए। तो क्या जो है किस तरीके से काम शुरू किया जाएगा?
देखिए, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स जो है इसका गठन मई 2020 में हुआ था और एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन हमने जम्मू कश्मीर पुलिस ने बनाया कि इसका जो स्टाफ है, इसके ऑफिसर्स और बाकी स्टाफ पूरी की पूरी तरह से डेडिकेट रहें ड्रग्स और ड्रग कंट्रोल के मैकेनिज्म पे। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स जहाँ तक इस चैलेंज के का सवाल है, हमने अपने आप को वी हैव केप्ट ओवर सेल्फ रेडी फॉर द चैलेंज। जितने भी क्रॉस बॉर्डर के रूट्स थे उन पे बड़ी कड़ी नज़र मेंटेन की जा रही है। पुराने जितने स्मगलर्स थे उन पे बहुत पैनी नज़र हमने रखी हुई है। कुछ उन पे टेक्निकल, फिजिकल, सोर्स बेस्ड सर्वेलेंस, हर तरह का सर्वेलेंस उन पे चल रहा है। आपने देखा होगा पिछले 2-4 साल में रिकॉर्ड सीजर्स भी हुए हैं। तो ये रिकॉर्ड सीजर्स बताते हैं कि एनसीबी, बीएसएफ, आईबी, उसके बाद हमारा आर्मी, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सारी की सारी संस्थाएं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सारे के सारे इस चैलेंज को लेकर बहुत संजीदा हैं और अपना काम जो है पूरी एफिशिएंसी से निभा भी रहे हैं। तो एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, पिछले 1.5 साल में रिकॉर्ड सीजर्स हुए हैं। कुछ सीजर्स पिछले 3 दिन पहले भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शेयर की थी इन्फॉर्मेशन जो हमने सीजर्स की हैं। वो हमारे रेगुलर ऑपरेशन चलते रहते हैं। हो सकता है शाम तक भी कोई अच्छी खबर आपको मिल जाए, एक सीजर और अच्छे सीजर के हमारे आज भी टीम्स कहीं निकली हुई हैं। पूरा डिटेल्स तो हम नहीं बता पाएंगे। यानी कि सीजर्स चल रहे हैं और एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स अपना काम कर रही है। इसके साथ साथ जिस तरीके से नार्को टेररिज्म बढ़ रहा है, ये खतरा साफ है कि इससे दूसरा टेररिज्म जो है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो नार्को टेररिज्म के माध्यम से ही जो है कई बार जो टेररिज्म है उसको सपोर्ट करने में जो है एक बड़ी मदद मिलती है। तो उस खतरे को भी देखने पर नज़र जो है वो आपकी रहेगी, किस तरीके से रहेगा वो सारा? देखिए, नारकोटिक्स और टेररिज्म ये आज इनको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। मैंने आपको अफ़गानिस्तान की ही एक एग्जांपल दे दी कि कैसे वहाँ के जो वॉर लॉर्ड्स हैं, वहाँ के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ड्रग लॉर्ड्स पे किस तरह से डिपेंडेंट हैं और किस तरह से 80% से ज़्यादा ड्रग लॉर्ड्स ने जब उनको फाइनेंस किया, उनको वेपन प्रोक्योर करने में, उनकी ट्रेनिंग, उनको रिक्रूटमेंट में हेल्प मिली, तो जाके तालिबान इतना सशक्त हुआ कि वो सत्ता तक पहुँच पाए। मैं आपको तालिबान का ही एक एग्जांपल फिर से दे दूं जो हमारे सामने है, जो हमारे सामने कुछ जो घटनाक्रम हुए हैं वहीं से चीज़ों का आकलन हम कर लें कि तालिबान का UNODC के हिसाब से 65% जो उनका बजट है वो ड्रग लॉर्ड्स बेस्ड बजट है, 65%। यानी कि वो एक डाटा के ये कहते हैं कि मिनिमम जो उनका डाटा है, अगर आप लोअर साइड भी देखें, वो कहते हैं $40 मिलियन पर ईयर उनका जो इकॉनमी है, उनका जो बजट है वो ड्रग्स पे डिपेंड है तालिबान का। तो ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात की। अगर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर आप देखेंगे, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, HM के साथ नारकोटिक्स के मॉड्यूल्स जो हैं पिछले 3-4 साल में एक्सपोज हुए हैं और मीडिया के सामने भी आए, लोगों को इन चीज़ों का ज्ञान भी है। आज की डेट में मिलिटेंट्स और नारकोटिक्स डीलर्स जो हैं एक दूसरे के पूर्तक, एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमने साउथ कश्मीर में, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि साउथ कश्मीर में सबसे ज़्यादा मिलिटेंसी कश्मीर में आज की डेट में साउथ कश्मीर में ही नज़र आ रही थी और साउथ कश्मीर में सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन हो रही थी ओपीएम की, कैनबिस वगैरह की। सबसे ज़्यादा अगर ड्रग्स के जो कश्मीर में जो कार्टल्स बैठे हुए वो भी साउथ कश्मीर में बैठे हुए हैं। पथराव सबसे ज़्यादा उन्हीं इलाकों में हो रहा है जहाँ पर कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे संगम, पुलवामा वगैरह का इलाका, जहाँ पर फोर्सेस का अंदर जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये पत्थरबाज जो हैं और इनको स्पॉन्सरशिप, इनको फाइनेंस जो है वो वहाँ के कल्टीवेटर्स कर रहे हैं। यानी कि छोटे छोटे नेक्सस से हमारे यहाँ भी ये नज़र आ रहे हैं। अगर इन चीज़ों को अगर आप अच्छी तरह से अगर एनालाइज करेंगे तो आपको नेक्सस, आपके आगे पीछे भी नेक्सस नज़र आएंगे कि यहाँ पर भी वही नेक्सस हैं जैसे तालिबान के, उसी पैटर्न के। हालांकि उसका पैमाना छोटा हो सकता है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि नारकोटिक्स और टेररिज्म, इन दोनों को हमें जॉइंटली एनालाइज करना पड़ेगा और एक नार्को टेररिज्म के तौर पर इनको टारगेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, मेरा आखिरी जो है ये सवाल है, ये आपसे यही है कि अगर बात करें खासकर जम्मू रीजन की, तो जम्मू रीजन में लगातार हम दिख रहे हैं कि विद इन सिटी भी जो है ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि लोग किस तरीके से भागीदार है? क्योंकि लोग सामने देखकर भी, कहते हैं ना कि कई बार एक कहावत भी है कि सामने देखकर भी जहर पी जाते हैं और शिकायत दर्ज करवाना नहीं चाहते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम बात करें तो उनके तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि किस तरीके से अगर दिख रहा है सामने, अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो किस तरीके से इसे रिपोर्ट कर सकते हैं? देखिए रोमी जी, आपने जो कहा कि नशा बढ़ रहा है, इस पर मैं इत्तेफाक नहीं रखता आपकी बात से। नशा 2017-18 में सबसे जो हाईएस्ट ट्रेंड जो थे नशे के, वो 17-18 में देखे गए थे। 19, 20, 21 में इसका जो दायरा है कुछ हद तक सिमटा है।
बहुत कोरोना काल रहा ना, उसमें कहीं ना कहीं वो देखने को मिला कि लोग शायद कहीं ना कहीं डिप्रेशन या उस चीज से निकलने के लिए इस चीज को जो है मदद लेते हुए नजर देखिए आए। इसका इसका एनालिसिस के जो हमारे यार्डस्टिक्स हैं, हम ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स की फीडबैक्स लेते हैं, वहाँ से पब्लिक फीडबैक हमें मिलता है, हेल्थ डिपार्टमेंट का फीडबैक मिलता है कि पर कैपिटा कंजप्शन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो हमारा एनालिसिस जो ये बताता है कि 2020 और 21 में पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ नारकोटिक्स कम हुआ है। दूसरी बात, जो डिप्रेशन कोरोना काल में घर में लॉकडाउन की वजह से जो डिप्रेशन बढ़ा, ये बात सही है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़े हैं और डिप्रेशन, पर कैपिटा डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो लोगों में बढ़े हैं। इन दोनों चीज़ों को अलग से देखते हैं। अब जहाँ तक ड्रग्स की बात है, बेशक पर कैपिटा कंजप्शन अगर लोअर साइड थोड़ा सा डाउन ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन चैलेंज जो है वो आज भी उतना ही गंभीर और सीरियस है। रीज़न ये है कि जो सप्लाई साइड है उस पर तो हमने बड़ा इफेक्टिव काम किया है, आपके सामने ही काम है कि जो सीजर्स, रिकॉर्ड सीजर्स हुए। लेकिन जहाँ तक डिमांड की बात है, डिमांड को एड्रेस करने के लिए हमें बहुत मास कैंपेनिंग करना पड़ेगी, लोगों की बुनियादी प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा हमें। जो प्ले ग्राउंड्स हैं, बच्चों की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है, वहाँ पर भी फोकस करना पड़ेगा। आखिर इनके लिए हम दे क्या रहे हैं, इनके पास कौन से ऐसे माध्यम है जहाँ पर ये बच्चे अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएँ। मेरा फोकस जो है सरकार की तरफ कि चिल्ड्रन पार्क, प्ले ग्राउंड्स जितने होने चाहिए शायद उतने नहीं है, और सरकार का शायद ये प्रायोरिटी में अब आ भी रहा है, बढ़ रही हैं ये चीज़ें। फोर्थ जो है, सप्लाई और डिमांड हमने अभी जो एनालिसिस कर लिया, उसके बीच में एक पहलू है कि जो ऑलरेडी एडिक्ट हो चुके हैं उसके लिए रिहेबिलिटेशन करना, डिटॉक्सिफाई करना, डी एडिक्शन सेंटर्स खोलने, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग करना। वो भी सरकार ने इस चीज़ का भी संज्ञान लिया कि हमारे पास सफिशिएंट डी एडिक्शन सेंटर्स नहीं थे, और सरकार आज की डेट में हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डी एडिक्शन सेंटर्स खोलने जा रही है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में खुल चुके हैं और बड़े सक्सेसफुल हैं, काफ़ी सारे लोग डिटॉक्सिफाई हुए हैं। लोगों को मेरा मैसेज ये है कि वो लोग, जो लोग एडिक्शन से बाहर आ चुके हैं, पहले तो जो एडिक्ट है उसको काइंडली उसको विक्टिम के तौर पर लें, एक मेंटल हेल्थ डिजीज़ के तौर पर लें। वो आदमी विक्टिम है, उसकी मदद हम सब ने मिल के करनी है। वो लोग जो डी एडिक्शन डी एडिक्ट हो चुके हैं, जो एडिक्शन से बाहर आ गए हैं, उन लोगों को हमने एक टैबू की नज़र से नहीं देखना है कि ये आदमी किसी ज़माने में ये एडिक्ट था। नहीं, वो एक अपने आप में एक हीरो है, उसको एक ग्लोरी देनी है कि ये आदमी एक ऐसी चीज़ से बाहर निकला है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन तो नहीं, बहुत मुश्किल है। उसी को पता है जिनके परिवार का सदस्य इसमें जाता है। उन लोगों को अपना आशीर्वाद बनाए रखें, उनको स्नेह दें, प्यार दें। तीसरी बात कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें। ये भी नहीं कि बिल्कुल ही उनकी लाइफ जो है उसको बिल्कुल होस्टेज मत बना दें, लेकिन उनको सफिशेंट टाइम दें। आज आप देखेंगे कि पेरेंट्स जो हैं अपने कामों में मस्त हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे। तो फैमिलीज़ में टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें आपस में। और फोर्थ जो है सोसाइटी का, कि जहाँ कहीं भी अगर आपके संज्ञान में कोई इस तरह के लोग जो ड्रग्स के साथ व्यापार में मुलविस हैं, उनके बारे में हमें खबर दें। हम आपको एश्योर करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और बड़ी जल्दी हम और आप, मीडिया और समाज, हम मिलके इस जंग में जीत हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से बात करें तो यह साफ है कि इस जंग को जीतने के लिए जो है एक पूर्ण रूप से समाज की जिम्मेदारी भी बनती है। पर वहीं जो आज का सवाल था कि क्या तालिबान जो है जिस तरीके से उसने अफगानिस्तान को कैप्चर किया है, तो वो एक खतरा बन जाएगा जम्मू कश्मीर में, जो ड्रग्स का खतरा है वो इससे ज़्यादा होगा या नहीं होगा। उस पर इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से लगातार जो है, अगर बात करें, ANTF जो है लगातार काम कर रही है और आगे भी जो काम है वो करती रहेगी। इस अपडेट में बस इतना ही। जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।